हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का यह चौथा अध्याय साइंस का है। वस्तुओं के समूह बनाना। क्या नाम है? तो चौथा अध्याय का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या है इसमें, इसके बारे में हम पूरा अध्ययन जो है डिटेल से करेंगे। शुरू करते हैं। लिखा गया है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम कहीं भी जाएंगे तो आप अगर दक्षिण भारत की जो ओर जाइएगा, भारत में ही आपको बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत में देखेंगे तो अनेक प्रकार के वस्त्र हैं, भोजन है, सभी पर जो है अलग अलग हैं। जैसे देखें कि हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत ही वस्तुएं देखते हैं। क्या है? ये सब वस्तुएं हम आसपास देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग मतलब वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, रबर, जैसे रबर की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग 10 लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसे वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, जिसको हम खा सकते हैं, ऐसी वस्तुएं। तब हम इस सूची में उन सभी मतलब वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिसको अध्याय 1 के सारणी में हमने देखा था कि कैसे आपने सेब को अलग किया। फल, जो भी फल जो होते हैं, अंगूर, सेब, आम, बहुत सारे। तो यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी की है, अभी बनाई है, उनमें से बहुत वस्तुएं क्या होंगे, इस वस्तुओं से सम्मिलित हों, इन समूह में सम्मिलित हों। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप मतलब नलियाँ तथा इस प्रकार के बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक से अधिक पा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। ये पदार्थ जैसे देखेंगे कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। इन सभी से क्या होती है, वस्तुएं बनते हैं। ये जो आप देख सकते हैं प्लास्टिक से गुड़िया बनाया गया है, बैग है, पर्स है, बहुत सारे मोबाइल है प्लास्टिक से बने हुए हैं। कांच देखें शीशे बने हुए हैं, लोहा से देखेंगे चिमटा बना हुआ है। ये लोहे से देख सकते हैं ताला बना हुआ है, प्लास्टिक सीडी है। ये बहुत सारी वस्तुएं जो बनाए जाते हैं। यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हैं। क्रियाकलाप 1 में आपको देखने के लिए कहता है कि हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी एकत्र वस्तु करने के लिए कहता है। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकते हैं तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे में तथा अथवा विद्यालय के बाहर एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे आसपास क्या होगा, जैसे चॉक होगा, पेंसिल होगा, नोटबुक होगा, रबर होगा, डस्टर जिसको झाड़न बोलते हैं, हथौड़ा होगा, कील होगा, साबुन होगा, पहिए होंगे, पहिए का आरा होगा, बैट होगा जिसको बल्ला बोलते हैं, बैट, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं और वो हमारे आसपास नहीं हो, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए जैसे दीवार हो गया, वृक्ष हो गया, दरवाजा हो गया, ट्रैक्टर हो गया, सड़कें होंगी। ये सब हम क्या कर सकते हैं, कक्षे में नहीं ला सकते, कमरे में। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो
कागज़ अथवा लकड़ी से बने हैं और इसको हम अलग करेंगे जो कागज़ और लकड़ी से बने होंगे। इन प्रकार इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूह में बाँट सकते हैं, जिनमें से आप एक समूह की सभी वस्तुएँ कागज़ अथवा लकड़ी से बनी होगी और दूसरा जो समूह होगा वो किससे बना होगा? ये इससे नहीं बना होगा, ये जिनसे कागज़ और लकड़ी से नहीं बने होंगे। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाले वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। जैसे आप दाल का चीज़ जो होता है वो वस्तु अलग करते हैं और रोटी बनाने के लिए अलग करते हैं, वही पृथक। आइए हम अधिक योजनाबद्ध होते हैं, आइए हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं, एकत्र की गई सभी वस्तुओं को सारणी एक 4 में दिखा गया है, बनाने के लिए कहता है और प्रत्येक वस्तु जिन-जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास करें। इतनी लंबी सारणी बनाना जिससे जितनी वस्तुएँ संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके खिलान लिखना एवं कौतुक हो सकता है। एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थ के बारे में पता लगाना कठिन प्रकार प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकारों में पदार्थों की पहचान के लिए जो अपने मित्र, शिक्षक, अभिभावक को के साथ आप विचार-विमर्श कर सकते हैं। जैसे देखेंगे 4 में आप प्लेट किससे बनता है तो इस्पात, काँच, प्लास्टिक अन्य कई चीज़ों से प्लेट का निर्माण किया जाता है। जैसे पेन देखिए प्लास्टिक और धातु का इंक का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे जो यहाँ पर शीशा का इस्तेमाल जो है शीशे के खनिज जो होते हैं उससे किया जाता है। आप बहुत सारी चीज़ें जैसे यहाँ पर देखेंगे कॉपी का इस्तेमाल यहाँ पर आपको नहीं करने के लिए कहा गया है, लेकिन ये किससे तो पादप से तैयार किए जाते हैं। आप मोबाइल के खोले को देखेंगे या मोबाइल प्लास्टिक के में देखेंगे तो प्लास्टिक का उपयोग मोबाइल के खोले में किया जाता है। प्लास्टिक का उपयोग आप कंप्यूटर में भी करते हैं, प्लास्टिक का उपयोग आप जो बोतल बनाते हैं उसमें भी करते हैं। तो ये आप बता सकते हैं बोतल पानी की बोतल जो बनाते हैं उसका। आगे है बोझों के बारे में है लिखा हुआ कि बुझा जाना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तु में आप बनाने में करते हैं। जैसे प्लास्टिक का जो है बहुत सारे वस्तु बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्रियाकलाप 2 में आप देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसमें अतिरिक्त जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है जो कि एक कॉलम से आप जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी को दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के बारे में विचार करने के लिए कहता है। इन्हीं पदार्थों से बने हुए कॉलम को यहाँ पर दूसरे कॉलम में भरने के लिए कहता है। इन सब सारणियों में हमें क्या पता चलता है पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे जो चारों ओर की वस्तुएँ होती हैं पदार्थों से बनी हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है। कई बार तो कोई भी वस्तु यहाँ पर उससे पहले होते पढ़ेंगे कई वस्तुएँ एक ही पदार्थ से बनी होती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वस्तुएँ कई पदार्थों से बनी हो सकती है। इसके बारे में हमने प्लास्टिक का उदाहरण दिया है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग में कई वस्तुएँ बनाई जा सकती है। इसके बारे में भी हमने देखा जो एक ही पदार्थ से कई वस्तुएँ भी बनती हैं। यह कैसे निश्चित किया जा सकता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन-कौन से पदार्थों का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। उससे पहले हम इसके बारे में देखेंगे जो कि इन पदार्थों को सामान्य पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ जैसे लकड़ी। लकड़ी किस लकड़ी का उपयोग हम कैसे-कैसे करते हैं तो कुर्सी बनाने में, मेज़ बनाने में, हल बनाने में, बैलगाड़ी के पहिए बनाने में। कागज़ का उपयोग पुस्तक, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौना, कैलेंडर इत्यादि। चमड़ा का जूता, चप्पल, बैग, प्लास्टिक का जो बोतल, डिब्बा, रुई का उपयोग करते हैं आप स्वेटर और तकिया इत्यादि चीज़ बनाने में करते हैं। अब देखिए पदार्थों के गुण। क्या आपने अभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? क्यों नहीं? क्योंकि वो गल जाएगा। कपड़े से पानी क्या होगा? निकल जाएँगे। अध्याय 3 में हमने कपड़े के टुकड़ों के साथ प्रयोग किया था उसे याद कीजिए, ध्यान में रखिए हम गिलास का उपयोग सामान्यतः दर्बों को रखने में करते हैं। दर्ब जो है उसको रखने के लिए गिलास का उपयोग किया जाता है। इसलिए यदि हम कपड़े का गिलास बनाए तो हमारा पानी क्या होगा?
खत्म हो जाएगा, ये हास्यप्रद प्रतीत होगा। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु तथा कोई ऐसा पदार्थ उस पदार्थ कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। इस प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे दिए गए आपको विवेचना कुछ दी गई है, दिखावट है। तो पदार्थ जो होता है प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे तथा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है। परंतु जब भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं, तो लकड़ी में नहीं पाई जाती है। उसमें आप तांबे, लोहा, एल्युमिनियम में समानता देख सकते हैं, लेकिन लकड़ी में नहीं। ऊपर के बाद यहाँ पर दिखाया गया है कि क्रियाकलाप 3 में देखेंगे विभिन्न पदार्थों जैसे गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट तथा चॉक के छोटे-छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई देती है? चमकीले पदार्थ को एक समूह में पृथक करने के लिए कहता है। अब ऐसे ही आपको शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें। उसके बाद काटने के लिए कहता है ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपके शिक्षक इनको पृथक करके 2 भागों में उसको काटेगा और ताजे जो कटे हैं उसको ध्यान से देखने के लिए कहेगा। तो आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? आप जो देखेंगे तो पृष्ठ आपको चमकीले दिखाई देंगे। एल्युमिनियम को काटेंगे तो वो भी, लोहा को काटेंगे वो भी, तांबा को काटेंगे वो चमकीले आपको दिखते हैं। इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में आप सम्मिलित कीजिए। आगे क्या आप अन्य पदार्थों में से किसी प्रकार की कोई चमक अथवा ज्योति देखते हैं? जिससे ही संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं, आपको करने के लिए कहता है। कितने पदार्थों जितने बहुत सारे पदार्थ को कर सकते हैं। धातुओं के टुकड़ों में उनकी ज्योति देखने को यहाँ पर देख सकते हैं। ये चमक है। क्या ये चमक है? आगे है कि ध्रुतिवान तथा ध्रुतिहीन पदार्थों की सूची बनाने के लिए कहता है। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रीग मार मतलब रगड़ कर देख सकते हैं कि उसमें ध्रुतिवान है या नहीं है। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की ध्रुति होती है वे प्रायः धातु है। जिसमें आपको ध्रुति मिल जाएगा, जिसमें चमक होगा, वो क्या हो जाएगा? धातु होगा। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना धातु के उदाहरण है। क्योंकि लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, सब क्या है? धातुओं के उदाहरण है। कुछ धातुएं बधुआ अपनी चमक खो देती है और ज्योतिहीन मतलब निष्प्रभ हो जाती है, दिखाई देने लगती है और वह चमक खो देती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। क्यों? वायु और नमी की अभिक्रिया के कारण वो अपना चमक खो देता है। जैसे आप देखेंगे लोहे में जंग लग जाता है तो वो क्या होता है? चमक खो देता है। इसीलिए हमें केवल ताजे कटे पीष्ठों का पर ही ज्योति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार तथा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करने के लिए कहता है और उसमें धोती है या नहीं। आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे जो क्षार होंगे वो बाहर अगर रखे गए हैं तो नमी और वायु के संपर्क में आने के कारण वो क्या होता है? उसमें जंग लग जाता है और वो खराब हो जाता है। उसमें धोती आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ताजे अगर कटे हुए आपको दिखेंगे तो उसमें दिखेगा। अब आगे है कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से खरोचा नहीं जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जाता है अथवा खरोंचा जाता है वो क्या होते हैं? कोमल पदार्थ होते हैं। जिसको आसानी से संपीड़ित कर दे देंगे, खरोच देंगे, वो क्या हो जाएगा?
कोमल पदार्थ होगा, जबकि अन्य पदार्थ हों जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, जिसको दबाना कठिन होता है, जिसको खरोंचना कठिन होता है, वो कैसा होता है? कठोर पदार्थ होता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो रुई तथा अथवा स्पंज क्या है? कठोर है, जबकि लकड़ी क्या है? कोमल है और लकड़ी क्या है? कठोर है। रुई और स्पंज क्या है? तो कोमल है और लकड़ी कठोर आपको दिखते हैं, आपको महसूस होगा। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे ध्रुति, कठोरता, उच्च मतलब खुरदुरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट के वर्णन करते हैं? इसके बारे में हम देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे तो विलय अथवा अविलय। आगे है विलय अथवा जो विलय और अविलय है उसके बारे में। कुछ पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक, पाउडर, बालू का रेत अथवा जो लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र करने के लिए कहता है। कांच के 5 गिलास लेने के लिए कहता है और प्रत्येक गिलास में लगभग 2/3 भाग से जल भर दीजिए उसमें। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच जो कुछ चम्मच जो होता है भरकर चीनी और दूसरे में नमक। इसी प्रकार से इस गिलासों में जो पदार्थ आपने लिया है चौक, डस्टर, बालू वो सब आप डाल दीजिए। प्रत्येक गिलास को की अंतर्वस्तु को चम्मच से विलोरित कीजिए मतलब धीरे-धीरे उसको हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। परीक्षण करके यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जल में मिल गया है, कौन पदार्थ हैं जो जल में मिल गए हैं, कौन पदार्थ हैं जो जल में घुलित नहीं हुए हैं। जैसे आपको यहाँ पर बताया गया है कि कौन-कौन से नमक है, जल में पूर्णतः क्या होता है? लुप्त हो जाता है। चीनी भी लुप्त हो बालू नहीं लुप्त होता है। चॉक पाउडर भी लुप्त हो जाएगा। लकड़ी का बुरादा ये भी लिप्त नहीं होगा। ये जैसे आपने यहाँ पर देखा। यहाँ पर देखेंगे चॉक पाउडर ये भी लुप्त नहीं होगा। ये पूरा भी आपको उसका जो है आप पानी के और चॉक पाउडर को देखेंगे तो आपको व्हाइट-व्हाइट दिखेगा। लेकिन आप चीनी और नमक को देखेंगे तो ये आपको नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ़ पानी ही नज़र आएँगे। आगे इसके बारे में कि क्या आप यह पाएँगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अथवा घुल गए, विलीन हो गए हैं। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ क्या होते हैं, जो जल में विलीन हो जाते हैं, वो जल में विलय होते हैं, इसको विलय बोलते हैं। ये पदार्थ जल में विलय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोरित करने पर भी यह लुप्त नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं? जो जल में विलय नहीं होगा, उसको अविलय बोलते हैं। ये पदार्थ जल में अविलय हैं। क्योंकि चूँकि जल वस्तु से पदार्थों को विलीन कर सकता है। क्या होता है? जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है। चूँकि जल बहुत से पदार्थ को क्या कर देगा? विलीन कर देगा। इसीलिए हमारे शरीर के प्रक्रियाओं में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? क्या द्रव क्या होता है? द्रव जो होता है जल में विलीन हो जाता है। जैसे देखेंगे तो सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल तथा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने यहाँ पर दिए गए हैं। आप देखें बहुत से द्रव होते हैं जो जल में विलीन हो जाते हैं, बहुत से नहीं होते हैं। जैसे आपको तेल ये नहीं होता, ये ऊपर के भाग में आपको दिखेगा, ये नहीं मिश्रित होता है। आगे देखेंगे तो इसमें 1 चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली-भाँति मिश्रित करिए। 5 मिनट उसको छोड़ देने के लिए कहता है, उसके बाद देखेंगे तो इसमें मिश्रित हुआ है कि नहीं हुआ है, कि क्या जल में के साथ मिश्रित हुआ है। तो ऊपर के चित्रों के अनुसार आप देख सकते हैं, एक में जो मिश्रित हो गया है, ये देखेंगे तो मिश्रित नहीं हुआ है। कुछ द्रव जल में भली-भाँति मिश्रित हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तेल देखते हैं तो ये नहीं होते हैं। जितने आगे है कि जितने अधिक द्रव आपको उपलब्ध हो सके, उन सभी के साथ प्रयोग आप करके यहाँ पर देख सकते हैं। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं। कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर वह पृथक परत बना लेते हैं, वो अलग हो जाता है। क्या होता है? वो अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर सिरका है, तो सिरका क्या होता है? भली-भाँति मिश्रित हो नींबू का रस भी मिश्रित, सरसों का तेल नहीं मिश्रित होगा, नारियल का तेल भी मिश्रित नहीं, केरोसिन तेल भी नहीं मिश्रित होगा, ये मिश्रित नहीं होंगे। बूझो यह सुझाव देती है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रव्यों का उपयोग किया था, क्या जल में अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली-भाँति मिश्रित हो जाते हैं? पहले यह जानने के लिए उत्सुक है उम, कि क्या गैसें भी जल में मिश्रित जो जल में विलीन हो जाती है? इसके बारे में देखेंगे तो कुछ गैस जल में विलय हैं, कुछ क्या है गैस जल में विलय है, जबकि कुछ नहीं है, जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें जैसे थोड़ी मात्रा में विलीन हो जाती है। उदाहरण के लिए के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस, जल में रहने वाले जंतुओं
एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यधिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कौन-कौन विलीन होते हैं? ऑक्सीजन गैस जल में जो है विलीन हो जाते हैं, ऑक्सीजन गैस। आगे हम देखेंगे तो वस्तुएँ जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। वस्तु क्या होता है? जल में तैर एवं डूब सकता है। यहाँ पर है जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्या होता है? अविलेय जल ठोस जल से पृथक हो जाता है। 5 में देखें तो द्रवों के साथ ऐसा देखा होगा जिसमें इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए, वे जल के पृष्ठ पर आप तैरने लगे थे। जैसे आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, जल में डूबती हुई वस्तु लोहे के छड़ ये सब जो है ताला चाबी ये सब क्या है? डूब जाता है। पत्ता क्या होता है? डूबता नहीं है, लकड़ी नहीं डूबता है, फल जो होता है नहीं डूबता है। उसी के बारे में दिया गया है कि अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुँच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकर जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? इसके बारे में अब आप देखेंगे। वो जो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले 5-5 उदाहरण आप लिख सकते हैं, जो कि आपको ऊपर में बताया गया है। जो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं जो जल में डूब जाते हैं। जो लोहा होता है वो लोहा का जो भी चीज़ आप देखेंगे तो क्या होगा? डूब जाता है। लेकिन आप लकड़ी को देखें, फल को देखें, पत्ते को देखें, ये सब नहीं डूबते हैं। सिक्का क्या होता है? डूब जाता है। अब है पारदर्शिता। तो आपने लुका-छुपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहाँ आप खेलते समय छिपना चाहेंगे तथा ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? तो नहीं। स्पष्ट रूप से वो क्या होता है? दिखाई देता है। जिसमें आप देख सकते हैं वहाँ पर आप छुपते हैं। स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे को देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? पारदर्शी। जिसको आसानी से आप उन वस्तुओं को देख सकते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? तो पारदर्शी। उन वस्तुओं अथवा उन सामग्रियों से जिनसे होकर वस्तुओं को आप क्या करते हैं? देखते हैं। तो उसको पारदर्शी बोलते हैं। याद रखेंगे आपको? यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है पारदर्शी बच्चे को बहुत बार पूछे गए हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण। कांच भी है, जल भी है, वायु भी है। ये सब कुछ हैं जो पारदर्शी के उदाहरण हैं, पदार्थों के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्र में रखना अधिक पसंद करता है, ताकि आप उसको देखेंगे तो आप क्या तो वो अच्छा लगेगा और आप खरीदेंगे। जैसे शीशे के डिब्बे में आपको बहुत सारी बिस्किट, चॉकलेट, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलते हैं जो शीशे के बंद बोतलों में होती हैं। यहाँ पर ताकि खरीदार जो है आसानी से देख सके और सामान खरीद सके। उसके विपरीत है, उसके विपरीत क्या है? इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। जिसको आप आसानी से नहीं देख सकते, इन वस्तुओं से होकर जो जिनसे होकर जो वस्तुएं देखा नहीं जा सकता है, ऐसे पदार्थ होते हैं, उसको अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते हैं कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे तथा धातु के पात्र के भीतर में क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या आप यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों अथवा वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 6 कागज की एक शीट लेने के लिए कहता है। इससे होकर किसी प्रदीप्त बल को देखिए। इस संबंध में अपने परीक्षण में नोट करने के लिए कहता है कि क्या क्या हुआ, आप ये बता सकते हैं। तो उसकी जो है बात यहाँ पर आपको दी गई है। बूंद का तेल, जो कुछ बूंद तेल लेंगे हम। आप कुछ बूंद 2-3 बूंद तेल ले लीजिए। खाने का तेल, मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग को से जहाँ जो है तेल फैला है, प्रदीप्त बल को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या 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 आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने
कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं, इसको हम नहीं देख पाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा तो देख तो सकते हैं, परंतु स्पष्ट रूप से हम उसको नहीं देख सकते हैं, उसको पारभासी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तो पारभासी। आप इसको याद रखेंगे, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहा जाता है। कागज़ पर देखेंगे तो आप तेल दे देंगे तो उसको जो देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से वो नहीं दिखाई देखेंगे, लेकिन पूरा जो स्पष्ट देखते हैं, जैसे जल में देख लेते हैं स्पष्ट रूप से, आईने कांच में देख लेते हैं स्पष्ट रूप से, उसी प्रकार कागज़ के टुकड़े में अगर तेल या मक्खन डालकर देखते हैं कुछ बूंदे, तो आपको वो पूरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? तो पारभासी बोलते हैं। कागज़ पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों में बचा के लिए परीक्षण में किया था। उसके बारे में हमने आपको अभी यहाँ पर बताया। वो भी क्या है? पारभासी ही थे। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ उदाहरण पर यहाँ पर सोच विचार कर सकते हैं? यहाँ पर हम बता सकते हैं जो कि पारभासी हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया भी गया है कि आपको टॉर्च के बारे में दिखाया गया है, ये क्या है? पारभासी नहीं है। अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी या पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूह में बाँट सकते हैं। जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च की काँच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। काँच को ढकने का सुझाव दे रही है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर परीक्षण करने के लिए कहता है। वह यह जानना चाहता है कि आपको हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है या पारभासी है। क्या ये अपारदर्शी नहीं है, ये ना ही पारदर्शी है, ये क्या है? पारभासी है, ये पारभासी है। उसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे तो हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों को अपनी भिन्न दिखावट होती है। पदार्थ की क्या होती है? अपनी अपनी जो है भिन्न-भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भी क्या है? भिन्न-भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों की सामान्यताओं अथवा भिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई हमारी अपन हम सारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान में एक कोने में रखता है। सभी साबुनों का अन्य स्थान, जबकि अनाज, दाल भंडारण क्या होता है? सबके लिए अलग स्थान होते हैं। इस प्रकार एक समूहन का लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों अथवा गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में अधिक जानकारी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, उसके बारे में अगली अध्याय में हम पढ़ेंगे। उससे प्रमुख शब्द देख सकते हैं, कठोर है, अविलय, धोती में मतलब चमकीला पदार्थ, धातु, अपारदर्शी, रुक्ष मतलब खुरदुरा, विलय, पारभासी और पारदर्शी। ये शब्द जो है आपको यहाँ पर पढ़ाए गए हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। देखेंगे सारांश के बारे में क्या लिखा गया है, तो सारांश में आपको हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं का निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना हो संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न हो सकते हैं होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदुरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने मसूद। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं जबकि कुछ अविलय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं तथा कुछ जो होते हैं अन्य जैसे धातु, लकड़ी क्या होता है? अपारदर्शी होता है और कुछ पदार्थ पारभासी होता है। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा भिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता
है। आगे है उसके बाद आंसर क्वेश्चन को अभ्यास हम इसके बारे में कर लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन है उसको हम समाप्त कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से ये क्वेश्चन जो है जो दिए गए हैं जो आपने पढ़ा उसको समझ सकें और इसको आप एक बार में समझने के साथ साथ आप इसको बना भी सकें। तो चलिए अभ्यास को हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तु को नाम लिखने के लिए कहता है। तो आप पहला लिख सकते हैं 5 वस्तु, जैसे कुर्सी हो गया, मेज, बल्ला, डबल बेड, स्टूल, अलमारी, टेबल, ये सब जो है किससे बनाए जाते हैं? तो ये सब लकड़ी से आप बनाते हैं। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन करिए। इसमें आप जो चमकदार पदार्थ है उनको चयन करने के लिए कहता है। जैसे देखेंगे कांच की प्याली क्या है? चमकदार है। और प्लास्टिक का खिलौना चमकदार है? तो ये नहीं है। स्टील का चम्मच क्या है? ये चमकदार है। सूती कमीज चमकदार है? तो नहीं है। आगे है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में आपको मिलान करने के लिए कहता है और एक वस्तु से अधिक वस्तुओं से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा दिए गए पदार्थों का उपयोग जो है उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। जैसे देखेंगे वस्तुएं और पदार्थ, तो आप इसका आंसर इस प्रकार से बना सकते हैं। देखेंगे तो वस्तुएं और पदार्थ, पुस्तक किससे? तो पुस्तक जो हो जाएगा कागज, पुस्तक तो कागज। गिलास जो है गिलास किसका? तो कांच का, गिलास कांच का, ये जो है गिलास कांच का। कुर्सी आपने अभी पढ़ा था तो ये लकड़ी का। खिलौना आप प्लास्टिक का, और जूते तो चमड़ा का। इस प्रकार इसको मिला लेते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य उसके लिए बताने के लिए कहता है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि पहला, पत्थर पारदर्शी होता है नहीं, पारदर्शी ये नहीं होता है। जबकि कांच अपारदर्शी होता है। कांच क्या होता है? पारदर्शी होता है। ये गलत है। नोटबुक में धोती होती है, ये तो एकदम गलत है। जबकि रबर इरेजर में नहीं होती, ये पूरा ही गलत है। चाक चाक जल में विलीन हो जाता है। चाक क्या होता है? जल में विलीन हो जाता है। लकड़ी का टुकड़ा जो होता है जल का पर तैरता है, ये भी लकड़ी का टुकड़ा जो है जल में क्या होता है? तैरता है। सॉरी, चाक जल में विलीन नहीं होता है। चाक क्या होता है? जल में विलीन नहीं होता। ऊपर हमने पढ़ा भी था कि चाक जो होता है जल में विलीन नहीं होता है। लकड़ी का टुकड़ा क्या होता है? ये तैरता है। चीनी जल में विलीन नहीं होती, ये जल में विलीन होती है। गलत है। तेल जल के साथ जो है मिश्रीय है, ये क्या है? तेल होता है? मिश्र नहीं होता। तेल ये तैरता है। बालू रेत जल में निष्कासित हो जाती है। ये इच्छा जो होता है ये आप देखेंगे जो निष्कासित हो जाती है, तो ये सत्य है। सिरका जल में विलीन हो जाता है, ये भी सत्य है। नीचे दिए गए वस्तुओं तथा पादपों के नाम दिए गए हैं। जो नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जल, बास्केट बॉल, ये सब जो है दिए गए हैं और इसको संवहन करने के लिए कहता है। पहला जो गोल आकृति की है उसको आप देखेंगे कौन से जो है गोल आकृति के हैं। तो पहले देखेंगे कौन है गोल आकृति का, और जो है खाद और अखाद है कौन से हैं, दो आपको यहाँ पर बताने हैं। तो पहले को हम इसको पहले देख लेते हैं। तो जल, यहाँ पर है जल। जल जल कोई भी आप वस्तु होगा जो बर्तन होगा उसकी आकार के अनुसार ये सेट हो जाएगा। बास्केटबॉल ये क्या है? गोल है। आगे है संतरा, गोल है। चीनी, ये चीनी का होता है घनाव, चीनी क्या होता है? घनाव होता है। ग्लोब क्या है? गोल है। सेब क्या है? अंडाकार है, सेब अंडाकार है। और मिट्टी का घड़ा क्या है? तो गोल है। और खाद्य पदार्थ में देखेंगे तो ये सब क्या है? खाद कौन कौन सी है? खाद कौन कौन नहीं है? जल क्या है? खाद है। बास्केटबॉल खाद नहीं है। संतरा खाद है। चीनी खाद है। और ग्लोब खाद नहीं है। और सेब क्या है? तो खाद है। मिट्टी का घड़ा क्या है? और खाद है। ये आपने यहाँ पर से इसको पढ़ा। आगे है जल में तैरने वाले जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाने के लिए कहता है। जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती है। तो आप देखेंगे तो लकड़ी स्पंज, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक शीट, पंख आदि जल पर तैरती है। क्या होती है? यह सब
तैरती है जल पर। ये सभी वस्तुएं जल पदार्थ जो होता है जल तेल पर भी तैरते हैं और ये सब तेल पर भी तैरते हैं। निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाले ज्ञात करने के लिए कहता है जो मेल नहीं खाता है। कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा। यहाँ पर बच्चा क्या है? मेल नहीं खा रहा है। ये सब लकड़ी का है, ये बच्चा नहीं है। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। यहाँ पर देखेंगे तो कौन है? तो नाव क्या है? ये सब फूल के नाम है। नाव आपका लकड़ी का बना हुआ। एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। देखेंगे तो रेत आपको यहाँ पर सभी क्या है? तो अलग है और रेत क्या है? अलग है। सभी एक है, रेत अलग है। चीनी, नमक, रेत, कॉपर, सल्फेट। इसमें भी रेत आपको ये सब घुल जाएगा पानी में, ये रेत नहीं घुलेगा, ये अलग है। तो इस प्रकार इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर ये आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप यहाँ से बना देंगे क्वेश्चन, आपको बहुत ही यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनता है आपने यहाँ पर देखा और क्वेश्चन भी हमने कर लिया। प्रश्न के साथ साथ हमने इसके जो थ्योरी पार्ट है उसको भी पढ़ा। आपको कैसा लगा हो आप बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में।